को हमने जनरल टॉक्सिकोलॉजी स्टार्ट की हुई है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डायग्नोसिस ऑफ द पॉइजनिंग, मेडिको लीगल मैनेजमेंट और इसका असेसमेंट देख ली थी, ठीक है, पेशेंट की। अब आज हमें पढ़ना है, स्टार्ट करना है रिमूवल ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन से, ठीक है। अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन से हम स्टार्ट करेंगे कि उसको कैसे रिमूव किया जाएगा। अब ये देखो, जो अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन है ना, उसका रिमूवल डिपेंड करता है कि किस रूट के जरिए से उस पॉइजन को एडमिनिस्ट्रेट किया गया था। सबसे पहले अगर इनहेल्ड पॉइजन है तो उस केस में अगर जैसे कि इनहेल्ड पॉइजन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोल गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को रिमूव करना है उस जगह से टू द फ्रेश एयर। एयरवे को क्लियर करना है, आर्टिफिशियल इंस्पायरेशन देनी है। सेकंड इज, अगर इंजेक्टेड पॉइजन है कि पॉइजन को इंजेक्ट किया गया तो उसमें टोर्निकेट अप्लाई करना है। उसके अलावा मल्टीपल इंसिजन, सक्शन, और इसकी एग्जांपल क्या है इंजेक्टेड पॉइजन की, हिप्नोटिक्स है, इंसुलिन, या फिर स्नेक बाइट, ठीक है ना, और या इंसेक्ट बाइट। फिर उसके बाद है कॉन्टेक्ट पॉइजन। अगर पॉइजन जो है ना वो स्पिल्ड या स्प्रे किया गया है ऑन स्किन, आई और वुंड, और बी इंसर्टेड इनटू वेजाइना, रेक्टम और ब्लैडर, ठीक है। इस केस में क्या किया जाएगा, इसको वॉश किया जाएगा विद क्लीन वाटर। अगर स्पेशल एंटीडोट पता है तो वो भी उससे पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है इंजेस्टेड पॉइजन। इस इंजेस्टेड पॉइजन के केस में हम क्या करते हैं, कौन से मेथड यूज करते हैं टू रिमूव इंजेस्टेड पॉइजन। उसमें आ जाएगा एमिसिस, यानी जिसको कहते हैं वोमिटिंग के जरिए से उसको रिमूव किया जा सकता है, गैस्ट्रिक लेवाज के जरिए से, एक्टिवेटेड चारकोल के जरिए से, और कैथारसिस के जरिए से। इसमें ना ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक लेवाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। गैस्ट्रिक लेवाज, सबसे पहले ये देखो, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए से क्या होगा, स्टमक को वॉश आउट किया जाएगा विद डिफरेंट सॉल्यूशंस, ठीक हो गया। इसको हम जो है ना स्टमक पंपिंग, स्टमक वॉश और स्टमक इरिगेशन भी कहते हैं। इट इज लाइफ सेविंग प्रोसीजर, और इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाता है विद इन 2 to 4 आवर्स। हाँ, आप इसको 24 आवर्स के बाद भी कर सकते हो इन एस्पिरिन पॉइजन के केस में। उसमें क्या होता है कि क्लम्प्स जो है ना वो स्टमक वॉल के साथ अटैच कर जाते हैं। और अगर ओपियोइड्स का केस है उसमें भी 24 आवर्स के बाद कर सकते हो, जिसमें इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होती है। फिर उसके बाद हमने जो ट्यूब देनी है वो किस तरह की होगी, उसकी टाइप्स क्या होंगी। एडल्ट्स में ये ट्यूब होती है जैक्वीज ट्यूब, ठीक है ना, और चाइल्ड में होती है राइल्स ट्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होती है, एडल्ट्स में 50 सेंटीमीटर और चाइल्ड में 25 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल जो इसमें जो है ना, जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म किया जाता है वो है साइफोन, ठीक है। इसको हम याद रखना कि ये साइफोन प्रिंसिपल के मुताबिक हम इसको करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लूइड फ्लो करता है फ्रॉम द हायर टू द लोअर लेवल, ठीक है। हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लूइड फ्लो करेगा। और जो फ्लूइड हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, वार्म वाटर, सेलाइन का, KMnO4, टैनिक एसिड, आयोडीनेटेड वाटर, कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर ऑक्सैलिक एसिड्स, ठीक है। फिर ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में परफॉर्म करना है। क्यों हमने लेफ्ट लेटरल पोजीशन में परफॉर्म करना है, क्योंकि जो राइट मेन ब्रोंकस है ना, वो होता है 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ में भी 2.5 सेंटीमीटर है, शॉर्टर है, वाइडर है, और मोर नियरली वर्टिकल है, ठीक है, देन लेफ्ट। इस वजह से इट इज ऑलमोस्ट इन अ डायरेक्ट लाइन विद द ट्रेकिया। और फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का जो है ना वो ट्रेकिया, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स ट्रावर्सेस ट्रेकिया एंड मोर चांसेस टू एंटर द राइट मेन ब्रोंकाई, ठीक है ना। जबकि जो लेफ्ट होता है वो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, लॉन्गर होता है, नैरोअर होता है, इसलिए हम इसको राइट वजह लेफ्ट लेटरल पोजीशन में जो है परफॉर्म कराते हैं। फिर उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर इसमें ये है कि पेशेंट को आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन में प्लेस कर दिया और हेड के लेवल को बिलो रखा बॉडी के लेवल से। इसका फायदा ये होता है कि ये रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना, इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दूसरा, इसने जो कंटेंट्स है, पुलिंग ऑफ द कंटेंट्स इन द कार्डिक एंड में कंटेंट्स को पुल करा देगा, जिसके जो हेल्प करेगा ड्रेनेज में, ठीक है। फिर उसके बाद एयर वे को हम क्लियर करते हैं, माउथ गैग यूज किया जाता है इसके लिए, माउथ गैग। फिर जो ट्यूब हमने अप्लाई करनी है उसको हम लुब्रिकेट करेंगे, उसका लोअर एंड यूज करेंगे, और लोअर एंड उसको लुब्रिकेट करेंगे विद ग्लिसरीन, लिक्विड पैराफिन, एंड पास इट थ्रू द माउथ गैग होल। यानी पहले हमने माउथ गैग यूज किया, उस होल के जरिए से हम इसको पास करेंगे ओवर द टंग, डाउन द इसोफेगस एंड द स्टमक। फिर उसके बाद हम इसकी पोजीशन को, ट्यूब की पोजीशन को स्टमक में कंफर्म करते हैं बाय ऑस्कल्टेट। इसको हम ऑस्कल्टेट करते हैं, ठीक है ना।
कैसे उसको रोटेट करते हैं, ओवर द स्टमक एरिया आफ्टर पुशिंग एयर थ्रू द ट्यूब, ट्यूब से थोड़ी सी एयर को पुश करेंगे, उसके बाद उसको स्कल्टेट करके हमें पता चल जाएगा कि ट्यूब की क्या पोजीशन है। फिर उसके बाद हमने जो है ना वो 300 ml वार्म वाटर या सेलाइन पोर करना है। फिर सबसे पहला जो फर्स्ट वॉशिंग होगी उसको प्रिजर्व कर लिया जाएगा और केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है। फिर वॉशिंग को डन किया जाता है विद वार्म वाटर और एनी एंटीडोट। ठीक है, यहाँ तक कि जो कलर होगा फ्रूट का वो सेम हो जाएगा एज दैट ऑफ द लेवाज फ्रूट। फिर जब हमने पॉइजन को गैस्ट्रिक लेवाज से रिमूव कर दिया, उसके बाद कुछ फ्रूट को हम स्टमक में रहने देंगे ताकि वो पॉइजन के साथ जो है डील कर सके। ठीक है, इसमें क्या है कि एग्जाम्पल इसके मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्टिवेटेड चारकोल टू एब्जॉर्ब अल्कली। इसमें क्या होगा कि इट शुड बी पिंच्ड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इनटू द लंग्स। अब क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिनमें हम गैस्ट्रिक लेवाज नहीं देंगे, ठीक है ना, नहीं कराएंगे। क्रोसिव पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी गैस्ट्रिक लेवाज नहीं कराएंगे। कन्वर्जन्स, अनकॉन्शियसनेस, फॉरेन बॉडीज, पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स, एसोफेजियल पैरालिसिस, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, इनमें गैस्ट्रिक लेवाज नहीं कराना। अब गैस्ट्रिक लेवाज की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसमें आ जाएगा एस्पिरेशन, नमोनिया, लेरिंजियल स्पाज, मैकेनिकल इंजरी थ्रोट, रप्चर ऑफ द इसोफेगस और स्टमक, इलेक्ट्रोलाइट और या एसिड बेस डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। अब सेकंड पर इसके बाद आ जाता है कैथार्टिक्स, ठीक है ना, गैस्ट्रिक लेवाज के बाद आ गया कैथार्टिक्स। क्या है, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जीआईटी की मोटिलिटी को ज्यादा करेंगे और पॉइजन को बॉडी से एक्सपेल करने की कोशिश करेंगे। अभी मतलब पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसे हमने बॉडी से एक्सपेल करना है, ठीक है ना। हम क्या किसका रिमूवल पड़ रहा है, अनएब्जॉर्ब पॉइजन का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि जीआईटी की मोटिलिटी ज्यादा कराए, उसके बाद कॉन्टेक्ट इन बिटवीन द पॉइजन और जीएम म्यूकोसा कम हुआ, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो पॉइजन प्रोपेल्ड आउट हो गया विद द पैसेज ऑफ द स्ट्रीम्स। अब इसमें कौन से कैथार्टिक्स को कॉमनली यूज किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, सिट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और सोर्बिटोल। कॉन्ट्राइंडिकेशन किन किन में हम नहीं कैथार्टिक्स करेंगे, इसमें सबसे पहले वही है करोसिव, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक लेवाज में भी। बाकी एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस भी वही बात है जो हमने गैस्ट्रिक लेवाज का कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ा था। बाकी ये देख लो सीवियर डायरिया में, एब्डोमिनल ट्रॉमा में और हेयर फेलियर में भी नहीं कराएंगे। थर्ड में आ जाता है हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, इट इज ए फाइन ब्लैक पाउडरलेस शेयरलेस टाइप ऑफ द अमोर्फस कार्बन, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या है, इसको हम कहाँ से ये ले सकते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ठीक है, वुड, फिर कोकोनट शेल और कोल, यहाँ से obtain की जा सकती है। इसका यूजेस क्या है कि ये पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को कम कराएगा बाय एब्जॉर्बिंग देम ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। ये एसिड, अल्कलीज और वाटर सॉल्युबल पॉइजन में इफेक्टिव नहीं है। इंडिकेशन किन किन पॉइजन में हम इसको यूज करेंगे, सैलिसाइलेट, पैरासीटामोल, बारबिटूरेट और एंटी डिप्रेसेंट्स। फिर प्रोसीजर क्या है, इसमें हम यूज करते हैं यूज इट एज वाटर स्लरी, ठीक है ना। जो 4 parts ऑफ द वाटर एडेड टू डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ द एक्टिवेटेड चारकोल, इसको हम किसके बाद करेंगे, आफ्टर एमिसिस और गैस्ट्रिक लेवाज के बाद ऐसा करेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें जो डोज दी जाती है वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पल्मोनरी एस्पिरेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन के हमने किन में नहीं देना, इसमें भी सबसे पहले क्रोसिस है जिसमें हमने नहीं देना। फिर उसके बाद हैवी मेटल्स और अल्कोहल्स। अब इसको प्रिपेयर करने के ना 2 मेथड होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल। जो फिजिकल मेथड एक्टिवेशन है ना, इसको क्योंकि हम एक्टिविटी चारकोल की बात करें तो हमने क्या करना है, एक्टिवेशन करानी है। एक्टिवेशन, फिजिकल एक्टिवेशन और केमिकल। फिजिकल एक्टिवेशन में जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो क्या करेंगे, हीट करेंगे कार्बन सोर्स को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर तक, ठीक है ना, बिटवीन 600 एंड 900 के दरमियान इसको हम हीट किया। उसके बाद क्या करना है, हॉट गैसेस को यूज किया जाएगा इन एन इनर्ट एटमोसफेयर, जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन। फिर कार्बोनाइज्ड मटेरियल भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा इनटू एन ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेयर अगेन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से जो है ना एक्टिवेशन हो जाएगी। फिर केमिकल एक्टिवेशन में जो है ना, हीट करने से पहले जो है वो एसिड या कोई स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कार्बन सोर्स में, ठीक है। फिर बिफोर हीट, और फिर इस मेथड से क्या होगा कि कार्बोनाइजेशन जिस टेम्परेचर पे होगी वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, और एक्टिवेशन हो जाएगी। फिर दो कोई भी तरीका हो, ईदर वे रिजल्ट्स इन एक्सट्रीमली फाइन ब्लैक पाउडर बन जाएगा, ठीक है।
जिसपे मिलियन टी पोर्स होंगे और मैसेज सरफेस एरिया का मतलब कि हमने एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो बना लिया। तो थैंक यू।